हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संचार मीडिया स्टडीज़ हब में। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। आज की वीडियो का टॉपिक है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन्हांस करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट ज़रूरी हैं, तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन हैं क्या? क्रेडिबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, क्लैरिटी, कॉन्टिन्यूटी, चैनल एंड कैपेबिलिटी। तो हम इनके बारे में आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इनका मतलब क्या है और ये कम्युनिकेशन में कहाँ यूज़ होते हैं। तो पहला है क्रेडिबिलिटी। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम क्रेडिबिलिटी का लिटरल मतलब देखेंगे तो क्रेडिबिलिटी का लिटरल मतलब होता है कि ट्रस्ट, कि कोई भी सोर्स ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। हम बोलते हैं ना, जैसे कि विकिपीडिया है, तो विकिपीडिया एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहाँ हमें सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये हमें पता है। तो दैट इज़ सही इंफॉर्मेशन वाला ट्रस्ट वर्दी सोर्स जो होता है, दैट इज़ नोन एज क्रेडिबल सोर्स। ठीक है। तो जो ट्रस्ट वर्दीनेस होता है किसी भी सोर्स का, किसी भी चीज़ का या किसी भी मैसेज का, इस वीडियो में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैसेज की क्रेडिबिलिटी की बात की जा रही है कि जो मैसेंजर है, जो मतलब सेंडर है, वो क्रेडिबल है या नहीं, हम उस इंसान पे विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसकी बोली हुई बात पे यानी उस मैसेज पे विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट इज़ क्रेडिबिलिटी। कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द क्लाइमेट ऑफ बिलीफ, मतलब कि जो कम्युनिकेशन है उसमें सेंडर पे बिलीव होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग सेंडर पे विश्वास ही नहीं रखेंगे कि ये जो भी हमें सामने से मैसेज भेज रहे हैं वो सही भेज रहे हैं, तो हम उनकी बात को नहीं मानेंगे, चाहे वो सही इन्फॉर्मेशन ही क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो कम्युनिकेशन हमेशा एक बिलीफ के साथ शुरू होता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहोगे जो झूठा हो या जो झूठी बात कहता हो, है ना? उसके साथ कोई भी कम्युनिकेट नहीं करेगा, कोई भी बात करना नहीं चाहेगा। ठीक है। ये जो क्लाइमेट है वो कैसे बनाया जाता है? कम्युनिकेटर की तरफ से जब ये वाली फीलिंग आती है ना कि हाँ, मुझे रिसीवर को सर्व करना है, कि भाई रिसीवर को सही चीज़ के बारे में बताना है। अगर न्यूज़ चैनल चाहते हैं कि जनता तक, देश की जनता तक सही इंफॉर्मेशन पहुँचे, सही चीज़ पहुँचे, असली चीज़ पहुँचे, तो उनकी वो डिज़ायर होनी चाहिए, वो डिज़ायर्ड होनी चाहिए, उनके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि वो ऑडियंस तक, वो देश की जनता तक सही इंफॉर्मेशन को कन्वे करें। अगर उनके अंदर ये डिज़ायर नहीं है तो दे कैन नॉट बी ट्रस्टवर्दी सोर्स। ठीक है, वो ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो जो रिसीवर होता है उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है कि जो मेरा जो जो ये सेंड कर रहा है मैसेज को, वो सही बंदा है। ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए रिसीवर के अंदर, किसके टूवर्ड्स? कम्युनिकेटर या फिर सेंडर के लिए। सो नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो हमारा मैसेज है उसका बेस टॉपिक क्या है। कभी भी कॉन्टेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए मैसेज को। ठीक है। मतलब आप अगर बात कर रहे हो एआई के बारे में, अगर आप चाहते हो कि लोगों को आप मैसेज देना चाहते हो कि एआई सही है, वो आपका काम सही आसान कर देता है और मतलब बेनिफिट्स दिखाना चाहते हो, तो कभी भी आपका कॉन्टेक्स्ट ये नहीं होने चाहिए कि आप चाहते हो लोगों को एडवांटेजेस बताना लेकिन आप ले जा रहे हो उसको डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो कॉन्टेक्स्ट हमेशा कंफर्म होना चाहिए कि लोगों को हमें बेनिफिट्स दिखाने हैं, ना कि डिसएडवांटेजेस।
तो कभी भी मैसेज और कॉन्टेक्स्ट के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। वो हमेशा एक दूसरे के सपोर्टिव होना चाहिए, कि मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? संदर्भ। संदर्भ मतलब अगर हम संदर्भ की बात करें तो इस कॉन्टेक्स्ट का अगर हम वैसे बात करें तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिस वजह से हमें समझ आ जाता है, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसी बात जिस वजह से हमें समझ आ जाए कि मैसेज किस बात में है। ठीक है, अगर हम बोले कि एआई आपके काम को हल्का कर देता है, तो हमें इस चीज़ को शुरू करना है, तो हमारा कॉन्टेक्स्ट काम से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है कि आप लोगों को काम में दिक्कत आती है, बच्चों को बार बार ही रिसर्च करनी पड़ती है, अलग अलग गूगल पे वेबसाइट्स ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ पे उनको उनके एस्से के लिए परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है ना। तो ऐसे करके वो शुरू में कॉन्टेक्स्ट बताएंगे कि हाँ, हम धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कि आपको आसानी हो काम में, और आसानी कैसे होगी जब आप एआई को यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ वो जो आगे उन्होंने इतना बड़ी बात बोली ना, मैंने कि क्या बोलते हैं, आप बच्चों को दिक्कत होती है ऐसे के लिए अपना क्रेडिबल सोर्स ढूंढने में, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ढूंढने में, तो आप एआई का यूज़ कर सकते हो। तो वो जो चीज़ बोली है मैंने, इसमें मैंने ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करा है ताकि सामने वाले को पता चले कि हम आगे एआई की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉन्टेक्स्ट। कंटेंट, कंटेंट मतलब जो भी कम्युनिकेटर रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है, ऑडियंस किस हिसाब की है उस हिसाब से आपका कंटेंट होगा। ठीक है, लेकिन मैसेज का कुछ मतलब होना चाहिए। ठीक है, रिसीवर के लिए वो थोड़ा वैल्यूएबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी भेज दिया। अब एआई के बेनिफिट में वो लोग कुछ भी बता रहे हैं कि आप इससे वीडियो भी जनरेट, अरे जब सामने वाला जो सुनने वाला है उसको वीडियो जनरेशन से कोई मतलब ही नहीं है, तो उसके लिए वीडियो जनरेशन की इंफॉर्मेशन क्या वैल्यूएबल होगी? नहीं। उसे क्या चाहिए? सिर्फ टेक्स्ट टू इमेज के बारे में जानना है कि एआई का एक एआई एक आसानी किस में करता है कि हम टेक्स्ट देंगे उसको कोई भी, और वो उस हिसाब से इमेज फॉर्मेशन कर देगा। तो सामने वाले को तो टेक्स्ट टू इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानना है, अब हम उसे वीडियो जनरेशन के बारे में बता रहे हैं तो उसके लिए तो वो इन्फॉर्मेशन कोई वैल्यू रखती ही नहीं है ना। तो इसलिए जो मैसेंजर होता है, जो सॉरी जो कम्युनिकेटर होता है, सेंडर होता है, उसे कंटेंट ऐसा रखना होता है जो रिसीवर के लिए एक वैल्यूएबल चीज़ हो, ना कि कुछ भी रख दे। ठीक है, इसलिए कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में लिख दीजिएगा कि यहाँ पे ऑडियंस के लिए कंटेंट का कोई वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए। ठीक है, कंपैटिबल होना चाहिए कि जो सामने ऑडियंस बैठी है उनकी नीड क्या है, उसके कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है, ऑडियंस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, ना कि कुछ भी बना दिया जी बस। ठीक है, content is very importance, content is of very high importance। ठीक है, कि जो कम्युनिकेटर है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि कंटेंट सही हो, रेलेवेंट हो, इररेलेवेंट ना हो। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी। ठीक है, क्लैरिटी, क्लैरिटी का क्या मतलब होता है? क्लैरिटी मतलब स्पष्ट, स्पष्ट, स्पष्ट मतलब क्लियर। तो दैट इज क्लैरिटी। जो मैसेज होना चाहिए वो हमेशा सिंपल टर्म्स में होना चाहिए ताकि सामने वाले इंसान को समझ आ जाए। अगर सामने वाला इंसान इंग्लिश नहीं बोलता है और आप इंग्लिश में उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उसे आपके वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं दिखाई देगी। और इसका एक दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई अमेरिकन एक्सेंट का पर्सन है, वो इंग्लिश में बात कर रहा है एक ब्रिटिश एक्सेंट के पर्सन के साथ, तो दोनों बोल तो इंग्लिश ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि दोनों की एक्सेंट की वजह से क्लैरिटी वहाँ पे मिसिंग हो जाती है। अब दोनों के ही एक्सेंट की वजह से ना तो अमेरिकन पर्सन को ब्रिटिश की भाषा समझ आ रही है कि वो कैसी इंग्लिश बोल रहा है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है वर्ड्स में, और ना ही ब्रिटिश को अमेरिकन की जो
इंग्लिश है वो समझ आ रही है, क्योंकि दोनों के एक्सेंट सिमिलर नहीं है। अब दोनों के एक्सेंट सिमिलर नहीं है, भले ही वो एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन उनके वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, एक क्लैरिटी का मतलब ये भी होता है। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज मस्ट बी पुट इन सिंपल टर्म्स। सिंपल टर्म्स का मतलब होता है छोटी टर्म्स में। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं चाहिए, कि मतलब सामने वाले इंसान को, अगर कोई इंसान प्रो लेवल का स्पीकर है किसी लैंग्वेज में और कोई बिगनर लेवल का इंसान उसके सामने आता है, तो वो दोनों इंसान एक साथ कम्युनिकेट कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो कर लेंगे। लेकिन अगर बिगनर को समझ, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि बिगनर को समझ ही नहीं आएगा कि प्रो लेवल वाला बोल क्या रहा है, क्योंकि वो कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करेगा जो बिगनर को नहीं पता है। तो मैसेज बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, सिंपल टर्म्स यूज़ करनी चाहिए, बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि अगर कोई आपके साथ हिंदी की जगह संस्कृत में बात करेगा तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको क्लैरिटी ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है कि वो बोल क्या रहा है। या कोई हाई हिंदी भी यूज़ करेगा, एक शुद्ध हिंदी होती है, कोई एक हिंदी स्पीकर है, मेरे सामने ही आ गया कोई एक शुद्ध हिंदी वाला, तो मुझे ही समझ नहीं आएगा वो क्या कह रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है कोई वर्ड्स। तो क्लैरिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के सही होने में। फिर आता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस, जो लगातार चलता रहे। कम्युनिकेशन इज एन अनएंडिंग प्रोसेस, इट रिक्वायर्स रेपिटेशन टू अचीव पेनिट्रेशन, द स्टोरी मस्ट बी कंसिस्टेंट। मतलब कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस है? एक अनएंडिंग प्रोसेस है, उसका कोई एंड नहीं है, वो चलता जाएगा, कम्युनिकेशन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। इसलिए कभी भी अगर आप चाहते हो कि सामने वाले बंदे को आपकी बात समझ आए, तो आपको बार 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 सेम कॉन्टेक्स्ट रख के, सेम मैसेज रख के, सेम कंटेंट यूज़ करके उसको चीज़ समझाने की कोशिश करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन को रेपिटेशन रिक्वायर्ड होता है। कभी भी एक ही बारी में कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, आप अगर कोई नए टॉपिक के टूवर्ड्स भी, अब देखिए हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो मैं सिर्फ कंटेंट पे तो नहीं रुक गई, सिर्फ क्लैरिटी पे तो नहीं रुक गई, या फिर सिर्फ क्रेडिबिलिटी पे तो नहीं रुक गई। ठीक है, तो हमारा कम्युनिकेशन भी एक अनएंडिंग प्रोसेस है। और मैं चाहती हूँ कि आप के अंदर, आपके दिमाग में ये चीज़ घुस जाए कि 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं और उसका रिज़ल्ट क्या होता है। 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन का रिज़ल्ट होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाने से पहले मुझे एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको बेसिक बताना पड़ेगा, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ पेनिट्रेट हो पाए, घुस पाए कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूटी रिक्वायर होती है टू अचीव पेनिट्रेशन। ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है चैनल्स। चैनल्स क्या होता है? रास्ता, जिस रास्ते से कम्युनिकेशन गुजरेगा, जिस रास्ते से कम्युनिकेशन इधर से उधर जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो, तो आपको प्री इस्टेब्लिश्ड चैनल्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा नए चैनल्स नहीं बना देने चाहिए। अगर आपका कॉमन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कॉमन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, आप टेक्स्ट करके कम्युनिकेट करते हो, तो आपको टेक्स्ट करके ही कम्युनिकेट करना चाहिए, या सामने वाले के साथ एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करना चाहिए जो प्री इस्टेब्लिश्ड हो। प्री इस्टेब्लिश्ड मतलब जो पहले से चला आ रहा हो, जैसे कि वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हो, लेटर्स लिख सकते हो, है ना। अब कोई नया ही सोर्स, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को बोलो कि हम टेलीपैथी यूज़ करते हैं, चलो टेलीपैथी खैर नया नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अनकॉमन सोर्स है, वो अनकॉमन चैनल है कम्युनिकेशन का, है ना। कोई टेलीपैथी करके आजकल यूज़ तो करता नहीं है कि भाई मैं यहाँ पे बैठी बैठी आप
के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन बनाऊँगी और एकदम आप और मैं बात करने लग जाएँगे, मेरे मैसेजेस आप तक पहुँच जाएँगे, ऐसा तो नहीं होता है। या फिर बचपन में हम वो धागे से 2 कप जोड़ देते थे, दोनों एंड से, एंड इधर से बोलते थे और उधर से भी, ऐसा करके मतलब बात कर किया करते थे टेलीफ़ोन टाइप में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या आपको कप के अंदर से आवाज़ सुनाई देती है? नहीं, आपको आ रही होती है बाहर से, लेकिन वो खेल था एक टाइप का। लेकिन वो क्या है कि ऐसा कम्युनिकेशन तो कभी देखा नहीं होगा ना आपने, कि आपने यहाँ एक कप लगा रखा है और वो कप के पीछे से एक धागा जुड़ा हुआ है और वो धागे के दूसरे सिरे पे भी एक कप जुड़ा हुआ है। आप यहाँ से बात कर रहे हो और सामने वाले इंसान को सुनाई दे रहा है, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। ठीक है? वो छोटे बच्चे खेल ज़रूर खेलते हैं, लेकिन वो एक एस्टैब्लिश्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। तो आप ऐसे करके नहीं कर पाओगे कम्युनिकेशन, डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो नए ना तो आपको न नए चैनल बनाने चाहिए कभी भी कम्युनिकेशन के, कि नए तरीके से कम्युनिकेशन करते चलो। जैसे आदिवासी करते थे, हू, हा करके, वैसे करके करते हैं, नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो प्री एस्टैब्लिश्ड हैं, कि जैसे आप लोग वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो ये प्री एस्टैब्लिश्ड चैनल है। और या फिर टीवी के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, टेक्स्ट मैसेजेस, तो ये प्री एस्टैब्लिश्ड चैनल्स होते हैं, आपको इसके थ्रू ही करना चाहिए। ग्रुप कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि वो तो टाइप्स में आता है ना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। आई एम रियली सॉरी। चैनल्स का मतलब होता है कि किस वे थ्रू, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और प्लेटफॉर्म में आते हैं टेलीविज़न, रेडियो और प्रिंट मीडिया, है ना, तो दैट ऑल। कैपेबिलिटी, किसकी कैपेबिलिटी? ऑडियंस की। क्योंकि देखो, अगर जो सेंडर है वो आप भेज रहा है अपना मैसेज, तो वो तो कैपेबल है ही, वो समझने के भी कैपेबल है, वो कंटेंट फ्रेम करने के भी कैपेबल है, वो सब चीज़ के कैपेबल है। लेकिन क्या ऑडियंस उस चीज़ के कैपेबल है कि वो उस मैसेज को ले पाए? मैंने बताया ना कि जो क्लैरिटी में हमने पढ़ा ना, सिंपल टर्म्स में होना चाहिए मैसेज। तो क्या ऑडियंस इतना इतना जो कॉम्प्लिकेटेड मैसेज है उसको ले पाएगी? क्या जो मैसेज मैं भेज रही हूँ, जो मेरे लिए सिंपल है, क्या वो सामने वाले के लिए, सामने जो ऑडियंस बैठी है मेरी, उसके लिए भी सिंपल होगा? क्या वो उसके लिए तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा? तो हमें मैसेज जो होता है वो हमें ऑडियंस के हिसाब से फ्रेम करना चाहिए, ना कि सेंडर के हिसाब से। क्योंकि अगर अगर सेंडर ने मैसेज भेज दिया और ऑडियंस को मैसेज समझ ही नहीं आ रहा है, उनके लिए मैसेज में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, कॉम्प्लिकेटेड मैसेज आ गया उनके पास, उनको समझने में दिक्कत हो रही है, तो वो मैसेज को रिसीव करने में फेल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लाइन लिखी है ना, दे आर मोस्ट इफेक्टिव व्हाट, दे का क्या मतलब है? messages are most effective when they require least effort on the part of the recipient। जब रेसिपिएंट के पार्ट में मैसेजेस को समझने के लिए लीस्ट एफर्ट लगाया जाएगा, तो ही मैसेज भेजने का कुछ फ़ायदा होगा, तभी मैसेज इफ़ेक्टिव होगा, तभी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, वरना नहीं होगा अगर ऑडियंस को कुछ समझ ही नहीं आया तो। These 7 C's result in effective communication। तो हमने अभी बात करी थी ना कि 7 C's किस चीज़ को लीड करते हैं, रिजल्ट क्या होता है 7 C's का? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इस वजह से हमारा जो मैसेज है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ऑडियंस पे इम्पैक्ट करता है और अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है, सो अभी हम बात कर लेते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव का मतलब होता है, इफ़ेक्टिव का लिटरल मीनिंग क्या होता है? इफ़ेक्टिव का लिटरल मीनिंग होता है प्रभावित करने वाला, या फिर जैसे आप बोल सकते हैं इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव, कि
इस मेडिसिन को खा करके, इस दवाई को खा करके मेरे ऊपर क्या हो गए, बुरा इफ़ेक्ट हो गया, या मेरे साथ क्या हुआ, मैंने जुकाम की दवाई खाई और मेरी जीभ में गर्मी की वजह से छाले आ गए, कि पेट में मेरे गर्मी हो गई है दवाई खाने के बाद और मेरी जीभ में छाले आ गए। तो वो क्या हो गया, दवाई का साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट का मतलब दुष्प्रभाव। तो इफ़ेक्टिव मतलब प्रभावित कर देने वाला, ठीक है। सो effective communication is the exchange of information, ideas, emotions with clarity and purpose of ensuring the message is received and understood by the audience. Received and अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, यहाँ पे कॉमा आएगा, एंड इमोशंस विद क्लैरिटी। क्लैरिटी के साथ सिंपल टर्म्स में, क्लियर टर्म्स में इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और इमोशन का जो एक्सचेंज होता है, और इस उसको कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है कि जो ऑडियंस है वो मैसेज को रिसीव भी कर ले और समझ भी ले, अंडरस्टूड भी कर ले, अंडरस्टैंड भी कर ले। मैसेज अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है, होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स बोथ सेंडिंग क्लियर मैसेजेस थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज। चाहे आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो, नॉन वर्बली कर रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका मैसेज अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप वर्बल बात कर रहे हो, चाहे आप नॉन वर्बली में हैंड जेस्चर्स आता है ना, नॉड्स आता है, हैंड जेस्चर आता है, बॉडी लैंग्वेज आता है, तो दैट इज़ नॉन वर्बल। और वर्बल में जो कि आप, जिसमें आप वर्ड्स यूज़ करते हो, है ना। चाहे किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैसेजेस क्लियर होने चाहिए और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मैसेज आपकी ऑडियंस ने रिसीव भी कर लिया है और उसे उस मैसेज का मतलब समझ आ भी गया है। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। ऐसे ही टॉपिक्स के साथ हम मिलते रहेंगे आगे की वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय।